हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी अर्थ एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो कल 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर होने वाला है, यूपी बोर्ड का कक्षा 10 और 12 दोनों का है। तो कक्षा 10 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ हिंदी का, जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे पड़ा था पेपर। मैं उसी पेपर को उसका आंसर सहित आपको देने जा रहा हूँ। और उसके क्या है, रिटेन है, तो पहले विकल्पी इसमें रहेगा। तो पहले ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि कल आपका पेपर है, इसमें ज़रा से भी घबराना नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर पर पहले पहुंचना है, 1 घंटे पहले, और वहां पे जाने के बाद पूरा रिलैक्स हो जाना है। अपना रोल नंबर, रूम नंबर अपना खोज लीजिएगा बढ़िया से, और अंदर जाने के बाद रिलैक्स होकर बैठना है। और उससे पहले जो है, आप अपने पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपको जो ले जाना है, जो चीज़, जैसे पेन हुआ तो पेन डबल ट्रिपल लेकर जाइएगा, ब्लू पेन, और काली पेन भी कम से कम डबल ले लीजिएगा, जो हेडिंग डालने के लिए काम देगा। और अच्छे से राइटिंग बनाकर पूरा लिखिएगा, एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये भी देखिए क्या है, पूरे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए 15 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया गया है। देखिए पूरा दिया गया है। यहाँ से 20 नंबर का विकल्पी प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? दूसरा ऑप्शन सही होगा, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग है, देखिए। और क्या है, अगला प्रश्न है दूसरा। दूसरा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, निबंध। तो ये निबंध है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, तीसरा, गबन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र। चलते हैं क्या चौथे प्रश्न पे। शुक्ल युग की समयावधि है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। जो ये बी है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1919 से लेकर 1938 तक। पांचवा प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जो आत्मकथा है, ये सही हो जाएगा। ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है, ये विधा आत्मकथा, जो नीड़ का निर्माण फिर। चलते हैं क्या है छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग। ये जो पहला ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन द्विवेदी युग। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इसको लिखा है। अब चलते हैं क्या सातवां, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हमने बतलाया था कि जिसमें साला लग जाए, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये सब क्या है, हरिवंश राय बच्चन। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तीसरा को क्या है, OMR सीट में फिल करेंगे, तीसरा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं क्या नौवां प्रश्न पे। आठवां प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी भारत भारती। और आधुनिक काल कब से कब तक है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, आधुनिक काल जो है वो सन 1843 से अब तक है आधुनिक काल। तो ये हो जाएगा। और 10वां का है मतीराम, इस पे ऑप्शन हो जाएगा 9वां का सही, पहला ए भरेंगे। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम रीतिकाल के कवि हैं मतीराम। 11वां प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का होगा हास, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा हो गया, तीसरा सही है। और देखिए क्या है, यानी सी सही हो गया, हास। अब 12वां प्रश्न चलते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आपत पर्यो प्रकाश।
तो जानते हैं दोस्तों इसमें क्या है, मनो मनु मानो जनु जानो जो शब्द आते हैं ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है ये सही हो जाएगा, डी डी सही हो जाएगा। अब 13वां चलते हैं, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। 13वां का सी सही है, 4। अब दिया है अगला प्रश्न, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण में है आ उपसर्ग, ये चौथा ऑप्शन सही डी होगा। 15 नंबर का प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो ये डी सही हो जाएगा इसका भी। जैसे होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पे वाक्य के भेद जो हैं। तो इसमें 3 सही हो जाएगा, डी सही हो गया। अब चलते हैं क्या है 16वां प्रश्न पे, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है पीताम्बर में, सी सही हो जाएगा इसका, सी सही है, बहुब्रीहि। तो आते हैं 17वां प्रश्न में, आंसू का तत्सम रूप है? तो अश्रु होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए को भरेंगे गोला, अश्रु। अब आते हैं क्या 18वां, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो पहला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, तो कर्ता पे इसको अब आते हैं 19वां, दिया है कि तांभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तो ये क्या हो गया, चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन होगा। चतुर्थ और पंचमी दोनों में दिया रहता है तांभ्य। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं 20वां प्रश्न, ये बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो वह हो जाएगा सी ऑप्शन सही। दोस्तों ये 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ, आप लोग अच्छे से OMR शीट भरिएगा, एक बार में एक ही गोला भरना है जो आप लोगों को उचित समझ में सही आए, और एकदम एकाग्र मन से गोला भरिएगा, कोई गलती ना हो, क्योंकि एक बार अगर गोला भर जाएगा फिर दोबारा अगर दूसरा भरेंगे तो वो प्रश्न क्या कट जाएगा, उस पर नंबर नहीं मिल सकता है, तो एक ही गोला भरना है। और OMR शीट जो है अच्छी तरह से भरिएगा, उसमें आपका रोल नंबर जो भी क्या है, बुकलेट नंबर जो भी रहेगा, जो जैसे भरना है उसको अच्छे से भर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कक्ष निरीक्षक जो होंगे उनसे अच्छी तरह से आप लोग पूछ लीजिएगा, जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगा, आप लोगों का OMR शीट गलत ना हो। उसके बाद देखिए क्या है वर्णात्मक प्रश्न। अब आते हैं क्या वर्णात्मक प्रश्न, जो खंड ब है वो खंड क्या है, विकल्पी जो था अ था। अब ये प्रश्न पूर्णांक जो है 50 नंबर के हैं। इसमें देखिए क्या है, ये प्रश्न दिए गए हैं, एक गद्यांश पे आधारित दिया है प्रश्न, इसके 3 उत्तर होंगे, और ये रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, संदर्भ लिखना होगा। देखिए ये सब दिया है, ये 3 प्रश्न है। आइए इसका क्या है हम लोग देखते हैं, प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ये रहा दोस्तों प्रश्न, देखिए क्या है कैसे लिखेंगे वर्णात्मक प्रश्न, जो खंड क्या है ब है। देखिए दोस्तों प्यारे बच्चों, क्या है वर्णात्मक प्रश्न जो है वो ब यानी खंड ब है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर होगा, लाइन छोड़कर लिखेगा, फिर क्या है जो भी गद्य दिया रहेगा उसका 2-3 शब्द शुरुआती लिखेंगे डैश डैश करके, उसके बाद क्या है लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है नीचे से एक लाइन छोड़कर संदर्भ लिखेंगे, उसमें 3 प्रश्न दिया रहेगा, तीनों प्रश्न के उत्तर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न था यह कोई मैंने अभी दिखाया बात डैश डैश और देखता था, तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखिएगा ये गद्य है तो इसमें लेखक आएंगे, तो ये ध्यानपूर्वक आप लोग लिखिएगा, इसमें लेखक होंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे जो इसमें दिया था। अब इसमें देखिए दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि समान स्वभाव और समान रुचि वालों के बीच में ही मित्रता हो सकती है। अर्थात लेखक के कहने का तात्पर्य है कि
मित्र बनाने के लिए समान स्वभाव और समान रुचि की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। समाज में लोग विभिन्नता अर्थात अलग अलग स्वभाव और अलग अलग रुचि को देखकर भी एक दूसरे की ओर मित्रता करने के लिए आकर्षित होते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्योंकि कम समय है, मैं इसका व्याख्या भी करके बतला देता। तो गद्य में बहुत ही आसान है, बस एक दो लाइन का ही व्याख्या करना पड़ता है, उसको बनाकर भी बढ़िया से लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में। आते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दोस्तों है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो ये प्रश्न रहा तीसरा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं कि क्योंकि वे चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा मित्र मिल जाए कि जो गुण उनमें नहीं है वह उसमें हो। ऐसा कर लेंगे। वर्णात्मक प्रश्न में देखिए क्या है, दो प्रश्न दिया रहता है अथवा करके, चाहे ऊपर वाला करिए चाहे अथवा में नीचे वाला करिए। देखिए ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ये ममता पाठ से लिया गया है। जो चूड़ामणि उसके पिता रहते हैं उसी पे आधारित है, इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ये रेखांकित जो है, ये रेखांकित जो किया गया है इसकी व्याख्या करनी होती है। तो इसमें भी 3 प्रश्न दिया गया है, इसको कर लीजिएगा। मतलब कोई एक ही करना पड़ता है, चाहे ऊपर वाला करिए चाहे ये वाला प्रश्न करिए चाहे ये वाला करिए, इसमें से एक ही कोई करना है। ठीक है, तो आप लोग दोनों मत करिएगा, टाइम ज़रा से भी वेस्ट नहीं करना है। और क्या है, अच्छे से प्रश्न को लिखना है और करना है। देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न आप गद्यांश पे आधारित जो प्रश्न 3 होंगे उसको हम लोग करेंगे। तो देखिए पहला दिया है कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। देखिए क्या है, इसका पहले संदर्भ लिखना है। 3 प्रश्न दिया गया है, संदर्भ पद्यांश का लिखना है। फिर रेखांकित अंश जो दिया गया है नीचे, देखिए क्या है, ये बीच वाला 2 लाइन है। और क्या है, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है मैं बतला दे रहा हूँ। देखिए क्या है, संदर्भ क्या होगा। संदर्भ देखिए इस तरह लिख सकते हैं, इसमें भी पहले की तरह लिखेंगे। देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 हो जाएगा। और देखिए क्या है, उत्तर फिर चरण कमल बंदो डैश डैश करके पूरा कर सकते हैं, यानी शुरुआत का 2-3 शब्द और अंतिम का 2-3 शब्द लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, पहला प्रश्न है संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पाद्यांश लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक ठीक के हिंदी खंड काव्य या काव्य खंड काव्य के पद शीर्षक से उद्घृत है या लिया गया है। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से वर्णित है या लिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये पहला प्रश्न का यानी दूसरे का पहला हो जाएगा। अब देखिए क्या है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो इसमें कर सकते हैं। देखिए क्या बोल सकते हैं, ये हमें इसका ही 2 लाइन का ही व्याख्या करना है। तो बोल सकते हैं कि श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी का कहना है कि देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें देखिए क्या है, श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की यानी कि महिमा का चित्रण कर रहे हैं कि हे प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी कृपा या इनकी कृपा से, ठीक है, कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता या पार कर जाता है। ठीक है, अंधा व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति पुनः सुनने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है। तो ये हो जाएगा, यानी प्रश्न संख्या दूसरा का ये दूसरा प्रश्न था। आते हैं तीसरा में पूछा है अलंकार।
ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्ति में रूपक एवं क्या है? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, रूपक अलंकार जो होगा वो क्या है? चरण कमल बंधो हरिराई में होगा। चरण जो है कमल के समान बतलाया जा रहा है। और अनुप्रास अलंकार इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या है? वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक, देखिए व्यक्ति, अब आते हैं हम लोग क्या है, जो प्रश्न संख्या 3 है कि दिए गए संस्कृत गद्य में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी क्या है? 2+3 = 5, और वो दोनों भी 2+3 = 5 था, वो भी उतना ही नंबर का था। तो आप लोग अच्छे से इसको करिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए क्या है कि ये जो है वाराणसी से लिया गया है। मैं इसका अनुवाद बतला देता हूँ। देखिए क्या है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भाषा याश्च केंद्र दिया है, केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृति भाषा की केंद्र स्थली है। दोस्तों पहले क्या है, संदर्भ इसका लिखेंगे, तो संदर्भ हमने बतलाया नहीं, सॉरी, पहले लिख लीजिए। जैसे क्या है, संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश, एक गद्य है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से उद्घृत है या लिया गया है। इसमें वाराणसी के महिमा के बारे में वर्णन किया गया है या वाराणसी के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए हम फिर से बतलाते हैं। अब इसका लिखेंगे क्या है, उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखने के बाद इसको क्या है, डैश देकर इसको लिख सकते हैं। अभी मैं उसका व्याख्या दिखा रहा हूँ, तो इस तरह देखिएगा। दिया कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भाषा याश्च दिया केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृति भाषा की केंद्र स्थली है, इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, अगला दिया है कि इत एव संस्कृत दिया है कि वाग्म पस्त्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसितः। इसका अर्थ दोस्तों हो जाएगा, देखिए हो जाएगा इसका अर्थ कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत साहित्य, यहाँ हो जाएगा संस्कृति और संस्कृति का प्रकाश, आलोक मतलब प्रकाश हो जाएगा, सर्वत्र मतलब सभी जगह पर, प्रसिद्ध मतलब फैला है, मतलब यहीं पे लिख सकते हैं, यहीं पर संस्कृति मतलब संस्कृत साहित्य और, ठीक है, च इसमें छिपा है, और लिख सकते हैं च यहाँ पे देखिए है, च तो मतलब और हो जाएगा, और संस्कृति का प्रकाश, आलोक मतलब प्रकाश हो जाएगा, सभी जगह फैला है। ठीक है, अगला दिया है कि मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। बोल सकते हैं कि मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन यानी दर्शन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, या भारतीय शास्त्रों यहाँ लिख सकते हैं, अध्ययन अकरोत मतलब किया, अध्ययनम मतलब अध्ययन। ठीक है, शास्त्रार्थम मतलब हो जाएगा, शास्त्रार्थम मतलब क्या है, दर्शन शास्त्र का, भारतीय दर्शन मतलब क्या होगा, भारतीय दर्शन। ठीक है, अत्रागत्य मतलब क्या है, आकर। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है कि सत्य साम ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाः कारितः। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सतधन ऐसा। ठीक है, सब भी बोल सकते हैं, सत मतलब वह हो जाएगा वह। ठीक है, ऐसा मतलब क्या है, इनके या उसके कह सकते हैं, इनके। ठीक है, वह इनके ज्ञान, ठीक है, ज्ञानेन मतलब ज्ञान से, ठीक है, तथा मतलब तथा भी बोल सकते हैं, से प्रभावित हुआ, मतलब किनके ज्ञान से, जो भारतीय दर्शन थे और जो शास्त्रार्थ था हमारा, उसी से बहुत प्रभावित हुआ, और बहुत मतलब हुआ। ठीक है, हुआ, और यत मतलब की हो जाएगा कि यत, तेन दिया मतलब क्या हो जाएगा, उन दिया है उसने। ठीक है, उनसे, इस तरह बोल सकते हैं। उपनिषदाम मतलब क्या है, इन उपनिषदों का, ठीक है, अनुवाद
फारसी, ये देखिए पारसी लिखा गया तो फारसी हो जाएगा। भाषायाम कार दिया, कारिता मतलब किया, यानी फारसी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये दोस्तों रहा, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 है। इसमें उत्तर लिखेंगे, फिर ऐसा नगरी डैश डैश करके क्या है भाषाया कारिता, इस तरह लास्ट वाला लिख लेंगे। इसमें देखिए संदर्भ पहला रहेगा, इसमें संदर्भ लिख सकते हैं जिस तरह मैं बतलाया हूँ। फिर क्या है हिंदी अनुवाद है, मैं ये भी बतला दिया हूँ, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर पूरा मैं पढ़ूंगा तो फिर से क्या है लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अथवा में करके मैंने दोनों बतला दिया हूँ, क्योंकि क्या है जो दो था मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्या है ये अथवा में करके ये दिया है कि दिया है कि मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, तो ये भी भारतीय संस्कृति से जो है चैप्टर उससे लिया गया है। तो ये भी मैं बतलाऊंगा तो क्या है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं इसका अनुवाद मैं लिख दिया हूँ, हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित लिख दिया हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, कम समय है। ठीक, देखिए क्या है मानव जीवन से, इसमें से कोई एक ही लिख सकते हैं। मैं दो इसलिए दोनों मैं लिख दिया हूँ कि आप लोगों को क्या है हिंदी अनुवाद अच्छे से इसको समझ लेंगे और कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें से कोई एक, चाहे ऊपर वाला करिएगा चाहे अथवा में करिएगा, कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। देखिए संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद वो लिखने के बाद शुरू का 2 शब्द और क्या है लास्ट का 2 शब्द, 2-3 शब्द लिख सकते हैं जो भी आपको उचित समझ में आए। फिर संदर्भ में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इस गद्यांश में भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व बतलाया गया है, के बारे में बतलाया गया, ये भी बोल सकते हैं। तो देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, वीडियो को क्या है पीछे करके कई बार इसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा हिंदी अनुवाद, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो समय लगेगा। अब आते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4 पे, इसका भी देखिए दिया गया है। और ये भी देखिए क्या है, ये वो गद्य था अनिवार्य संस्कृत का, ये पद्य है। ठीक है, आइए प्रश्न दिखाता हूँ। देखिए क्या है कि प्रश्न 4 दिया गया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी 2+3 है, यानी 5 नंबर है, 2 नंबर जो संदर्भ पे है और 3 नंबर अनुवाद पे है। वैसे उसमें भी था। देखिए क्या है कि ये दिया है, देखो मैं अब बतलाता हूँ, इसको देख लीजिएगा। इसमें संदर्भ लिख सकते हैं, पहले संदर्भ लिखिएगा। संदर्भ में बतला दे रहा हूँ, शीर्षक जो है ये इसमें देखिए क्या है ये ले सकते हैं। ये जीवन सूत्राणी से लिया गया है। ठीक है, और ये क्या है कि भारतीय संस्कृति से लिया गया है, भारतीय संस्कृति से यह है, सही बात है। देखिए है इसका मैं संदर्भ अपना लिख सकते हैं, अभी मैं संदर्भ में दिखाऊंगा, इसका अर्थ देख लीजिए एक बार। देखिए क्या होगा, मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम मतलब हो जाएगा अभिमान या क्या है अहंकार जिसको कह सकते हैं, हित्वा मतलब त्याग कर, प्रियो मतलब प्रिय, भवति मतलब हो जाता है। यानी इसमें बतलाया गया है कि क्या है मानव जो है, जो मानव है वो क्या है अभिमान यानी क्या है अहंकार त्याग करके वो क्या है सबका प्रिय हो जाता है, सभी मनुष्यों का। और अगर वो क्या है क्रोध को त्याग दे, क्रोध का मतलब दिया है क्रोधम हित्वा न सोचती, अगर वो क्या है क्रोध को त्याग दे तो सबका यानी शोक नहीं करता है। सोचती मतलब शोक होगा, शोक नहीं करते, यानी क्या है क्रोध को त्याग कर मनुष्य, ठीक है, शोक नहीं करता है। और दिया है कामम, कामम मतलब कामना इच्छा जिसको कह सकते हैं, हित्वा मतलब त्याग कर, अर्थवान, अर्थवान दिया है, अर्थवान मतलब धनवान कह सकते हैं, भौती मतलब हो जाता है। यानी क्या है इच्छा मोह जो है कामना को त्याग कर जो मनुष्य है वो क्या है धनवान बन जाता है, धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, यानी लोभ को त्याग कर मनुष्य क्या है सुखी बन जाता है, सुखी भवेत मतलब हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, देखिए क्या है ये यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो है क्या है वार्तालाप का वर्णन किया गया है, इसमें शुरू में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मैं शॉर्टकट इसका अर्थ बतला दे रहा हूँ, आप विस्तृत में देख लीजिएगा, मैं लिखा हूँ इसके बारे में कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का कल्याण हो, कोई दुख का भागी ना हो। तो इस तरह इसका अर्थ लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और देखिए क्या है यहाँ पे 5वां जो दिया है अपनी खंड दिया है कि अपने
पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। एक खंड काव्य दिया है तो आगे हम देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, इसका हम लिखित उत्तर। देखिए दोस्तों क्या है ये प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 4 इससे लिखेंगे। फिर दिया मानम, देखिए उत्तर लिखेंगे मानम हित्वा डैश डैश करके क्या सुखी भवेत। इसमें भी 2 प्रश्न रहेगा, पद्य से भी अनिवार्य संस्कृत के, तो कोई एक ही करना है। तो देखिए मैंने श्लोक लिखा हूँ, मैं बतलाया जीवन सूत्राणु से लिया गया है, सूत्राणी से। और देखिए क्या है कि इस श्लोक में युधिष्ठिर ने त्याग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। ठीक है, अब यक्ष जो प्रश्न पूछता था उसको क्या है, उसका उत्तर दिए। और देखिए मैं इसका बतला दिया हूँ कि यक्ष के प्रश्नों को सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि, अब इसको देख लीजिएगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं पूरा बतलाऊंगा, तो मैं अभी बतलाया हूँ। आइए देखते हैं क्या दूसरा, यहाँ पे अथवा में भी करके लिख दिया हूँ, इसका अनुवाद आप लोगों को आसानी हो जाएगी क्योंकि पढ़ने में। देखिए मैं दूसरा का दे दिया हूँ जो सर्वे भवन्तु, मैंने अर्थ अभी बतलाया, इसका भी लिख सकते हैं। देखिए भारतीय संस्कृति से लिया गया है और इसमें भारतीय संस्कृति की मूल जो भावना है उस पर प्रकाश डाला गया है। तो ये देखिए प्रश्न यहाँ पे है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा था, मैंने लिख लिया, आप भी कर सकते हैं ऐसा। देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 7, इसमें श्लोक लिखना है। एक कोई भी श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, जो आपको याद हो, कंठस्थ हो, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर का है तो मैंने लिख दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 7 में आएगा और उत्तर फिर श्लोक लिख देंगे। फिर देखिए क्या है, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ठीक है, ये इससे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ये 2 नंबर का है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी अभी हम लोग 4 प्रश्न देखे हैं सभी क्या है 5-5 नंबर के थे, 2 + 3 बराबर क्या है 5 था, सब था। देखिए क्या है प्रश्न 5 में, देखिए क्या खंड काव्य है, मैंने अभी पढ़ा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। इसमें 9 खंड रहेंगे, उसमें से एक खंड को किसी को करना है और उसमें से एक प्रश्न करना है। 2 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से करना है। ये देखते हैं, देखिए पहला दिया मुक्ति दिया है, ज्योति जवाहर दिया है। तो इसमें से हम लोगों को क्या है, जिसमें तुमुल खंड है, जिसे हम लोग क्या वाराणसी जिले से संबंधित हैं, तो जिसका जो भी रहेगा, जिस जिले का है, जैसे उत्तर प्रदेश में जिस जिले से संबंधित है उस जिले में क्या है वो अपना कर सकता है। ये इसमें 9 क से लेकर क्या है झ तक दिया गया है, तो इसमें से कोई भी कर सकता है। तो जैसे क्या है तुमुल खंड क्या है, ये कुछ जिले जो हैं तुमुल खंड करना है, मैं तुमुल खंड का ये बतलाया हूँ। तो तुमुल खंड में 2 प्रश्न दिए गए हैं, मतलब सभी में 2-2 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन एक ही प्रश्न करना है। इसमें बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग क्या है ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें से एक ही प्रश्न करना था, उसमें से एक दिया था, अभी मैंने पढ़ा था। देखिए क्या है, किसी दिया ना, किसी एक का उत्तर दीजिए। जो भी खंड काव्य रहेगा उसमें से किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, जो भी खंड रहेगा उसमें खंड में 2 प्रश्न दिए रहे। तो हम लोग क्या है तुमुल खंड का देखते हैं। तुमुल खंड तो देखिए दिया है कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण, और दूसरा दिया है तुमुल खंड काव्य के राम विलाप और सौमित्र का उपचार सर्ग की कथा संक्षिप्त में लिखिए। तो पहला मैं बतलाने जा रहा हूँ, आप लोग को जो समझ में आएगा, जो आपको आता रहेगा, पहला या दूसरा जो उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए ऐसे रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 यानी झ का पहला, लक्ष्मण का चरित्र चित्रण, परिचय लिख देंगे इनके बारे में, किस यानी जो क्या है तुमुल खंड जिसने लिखा है वो क्या है पंडित श्याम नारायण पांडे हैं द्वारा लिखा गया है। ये खंड कम जो है इसके नायक जो हैं तुमुल खंड के लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण के चरित्र चित्रण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है इसमें टॉपिक मतलब पॉइंट डालेंगे 3, 4, 5, जो भी आप लोगों को दिमाग में समझ में आएगा, जो याद किए हैं उसको डाल सकते हैं। जैसे अत्यधिक सौंदर्य, उनकी सुंदरता के बारे में कैसा था व्यक्तित्व, उनका कैसा था, ठीक है, वो लिख सकते हैं। जैसे लक्ष्मण का व्यक्तित्व विशेष रूप से आकर्षक था, लक्ष्मण की सुंदरता सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी, उनके सौंदर्य की प्रशंसा स्वयं मेघनाथ ने भी की थी। कवि ने लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया है कि थी बोल में सुंदर सुधा, उर में दया का बास था तेज में सूरज, हंसी में चाँद का उपहास था। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों ये क्या है पहला था ये जो पॉइंट है। दूसरा है सीलगुड़। सीलगुड़ उनका क्या है मतलब क्या है, कैसे सहन शक्ति रहते थे, ऐसे तो सहन शक्ति वाले तो थे नहीं, बात बात में उतावला हो जाते थे, लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा हम लोगों को। लक्ष्मण के चरित्र का एक गुण उनका परम शीलवान होना भी था। वे
अंतःकरण से सरल, शुद्ध तथा कोमल थे। उदारता तथा कोमलता उनके स्वभाव के लक्षण थे। ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दयालुता, परमवीर लक्ष्मण, दयालुता अगला पॉइंट हो जाएगा। परमवीर लक्ष्मण स्वभाव, ठीक है, स्वभाव से दयालु भी थे। वे जब मेघनाथ पर आक्रमण करते हैं तो मेघनाथ कहता है कि निहत्थे तथा धर्म कर्म में लगे व्यक्ति पर आक्रमण करना, ठीक है, किसी वीर का कार्य नहीं है। इस बात को सुनकर लक्ष्मण के मन में उदारता तथा दयालुता जाग उठी तथा वे क्षण भर के लिए रुक गए। और अगला क्या भ्रात भक्ति, यानी अपने भाई के प्रति कितनी उनकी भक्ति थी, श्रद्धा थी, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। लक्ष्मण अपने भाई राम के प्रति अनन्य भक्ति रखते थे। राम के प्रति श्रद्धा, आस्था तथा सम्मान उनके चरित्र का एक अंग था। पांचवा दिया परम शक्ति, यानी संपन्न, समस्त माननीय सद्गुण होने के साथ लक्ष्मण परम शक्ति संपन्न भी थे। उनमें पराक्रम, शक्ति, साहस, उत्साह तथा वीरता जैसे गुण भी भरपूर थे। राम भी लक्ष्मण की शक्ति से परिचित थे। देखिए ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें से एक ही प्रश्न करना है क्योंकि ये क्या है, 3 नंबर का एक है। 3 गुणे 1 लिखा गया होगा आपके प्रश्न पत्र पे, तो इसमें 3 गुणे 1 का मतलब एक ही प्रश्न करना है, 2 दिया रहेगा। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अब आएंगे क्या है ख, यानी मतलब सॉरी प्रश्न 6 पे आएंगे। क दिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये क्या है, गद्य से संबंधित रहेगा। लेखक 3 ऑप्शन में दिए रहेंगे, उसमें से एक आपको लिखना होगा अच्छे से, सुंदर राइटिंग में बनाकर, हेडिंग डालकर। तब आपको क्या है 3 + 2, यानी 3 जो है जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर मिलेगा, और उनकी एक रचनाएं लिख देंगे तो 2 नंबर मिलेगा, यानी 5 नंबर का है। ठीक है, उसी तरह देखिए क्या है, आइए पहले हम क का देख लेते हैं, यानी 6 क का। देखिए दोस्तों ये लिख लेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क है, जयशंकर प्रसाद हमने दूसरा लिखा है। आपको जो आएगा वो अपना लिखेगा, उत्तर लिखेंगे, फिर जीवन परिचय। देखिए क्या है, लिख सकते हैं, जो भी ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है, लेकिन एक पेज में लिख देंगे तो ठीक ही है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का है। छायावादी काव्यधारा के जनक श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में सन 1890 में हुआ था। घर पर ही उन्होंने संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। अब देखिए क्या यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं। इस तरह लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मार्क्स मिल सकते हैं। पूरा इसको क्या है बॉक्स में बनाकर पूरा लिखेगा संक्षिप्त अच्छे से, क्योंकि सुंदर लगे, और क्या है अच्छे नंबर आपका जो एग्जामिनर चेक करेगा कापी, और अच्छे से नंबर आपको दे सकता है। ठीक है, फिर देखिए अपनी लगन एवं परिश्रम से उन्होंने वेद, पुराण, साहित्य तथा दर्शन का गहन अध्ययन किया। अतः 9 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने काव्य रचना का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। अपनी युवावस्था तक ही उन्होंने अपनी माता पिता, अनुज भाई जो थे उनके तथा पत्नी की मृत्यु का शोक सह लिया। यानी क्या है, ये लोग युवावस्था में ही चल बसे थे, स्वर्ग सिधार गए थे, बहुत कष्ट आ गया था इनको इनके जीवन में। फिर देखो दिया है कि विषम परिस्थिति से निरंतर संघर्ष करने के कारण प्रसाद जी का शरीर दिन प्रतिदिन लिख सकते हैं, दिन पर दिन यानी दिन प्रतिदिन जर्जर होता चला गया और वे क्षय रोग से शिकार हो गए। अब 15 नवंबर सन 1937 को असमय ही उनका देहांत हो गया, यानी परलोक सिधार गए लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या है, इनकी रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं, इसे तो एक ही लिखना है, मैंने कई रचनाएं प्रमुख लिख दिया है। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, इंद्रजाल है, आधी, छाया, आकाशदीप, ममता, आंसू, लहर, झरना, कमायनी। ठीक है, कमायनी महाकाव्य है। इस ऊपर वाला चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी ये नाटक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको मतलब विधा में भी आ सकता है। आप लोग रिलैक्स होकर अच्छे से पेपर दीजिए, और ज़रा से भी घबराना नहीं है हिंदी में, क्योंकि क्या है पास तो आप सभी विषय में पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर लाना बहुत ही आसान है। अगर अच्छे से तैयारी आप लोग किए हैं तो नंबर आसानी से ला सकते हैं, यानी 70 में 70 भी नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो 70 में 65 नंबर से आप लोगों का कम ना आए, हम यही
कहेंगे, आप लोग अच्छे से लिखेगा और नीट एंड क्लीन एकदम राइटिंग में लिखेगा, आपको नंबर मिलेगा। अब देखिए क्या ख है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सुमित्रानंद पंत का हमने लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख लिखेंगे ऐसे, मतलब इस तरह पूरा हेडिंग डाल कर आप लोग लिखिएगा, नंबर आपका अच्छा मिलेगा। मार्क्स एक भी नहीं कट सकता है। आपका एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करेगा तो सोचेगा कि ये बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा जानता है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत मैंने दूसरा लिया है। देखिए उत्तर में लिखेंगे इस तरह, फिर जीवन परिचय लिख सकते हैं। पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट, देखिए इधर भी छोटा इस बॉक्स जैसा बनाकर अपना संक्षिप्त परिचय लिख दीजिएगा। ठीक, ये पद से दिया गया है, पद में से 3 है, 3 में से 1 करना है, कोई जो भी आपको आता रहेगा। ठीक है, जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनका माता मतलब इनकी माता का देहांत हो गया। इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। ठीक है, पंत जी लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ाकर, प्राकृतिक दिया नहीं सॉरी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी की पाठशाला में हुई, मतलब इनकी शिक्षा। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके प्रयाग में म्योर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया, किंतु सन 1921 में असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा था होने पर इन्होंने कॉलेज छोड़कर साहित्य साधना प्रारंभ मतलब क्या है प्रारंभ की, ये गलत लिखा गया है। साहित्य अकादमी ने इन्हें पुरस्कृत किया। पंत यानी सुमित्रानंद पंत को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा यानी अलंकार से सम्मानित किया दिया कि इन्हें अपनी अमर काव्य कृति चितंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी प्राप्त हो चुका है, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार चितंबरा के लिए मिला है। सन 1977 ईस्वी में पंत जी का स्वर्गवास हो गया। अब देखिए क्या है इनकी रचनाएं हम लोग कर लेते हैं। देखिए रचनाएं हैं ये रचनाएं, प्रमुख रचनाएं बीड़ा है, पल्लव है, गुंजन है, युगवाणी है, कला और बूढ़ा चाँद है, युग पथ है, चितंबरा है, लोकायन है, रश्मि बंधन है आदि। ऐसे तो एक ही लिखना है, लेकिन आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं पूरा लिख दिया हूँ कई ठो। देखिए क्या है कि 7वां मैंने श्लोक था, मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था, बतला दिया था। आप लोग जो याद किए रहेंगे, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं दिया रहेगा उसको लिख सकते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो संस्कृत का ये वो है, भारतीय संस्कृति मूले किम आस्ति। तो ये दिया है, मतलब क्या है इसका प्रश्न जो भी 4 या 3 दिया रहेगा उसमें से कोई 2 करना होगा आपको। देखिए पुरुराजा क आसीत, पुरुराजा क आसीत दिया है, चंद्रशेखर क आसीत। ठीक है, तो इसका जो है विरह 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 दिया है, विरह केन पूजते, तो इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, पुरुराजा क आसीत, देखिए क्या है इसको लिख सकते हैं जैसे आंसर में, तो पुरुराजा एक भारतीय नृपः आसीत या एक राजा आसीत, इस तरह लिख सकते हैं। चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी भक्त आसीत। ठीक है, विरह केन पूजते, विरह वीरेण पूजते, इस तरह लिख सकते हैं। 2 लिखना है, हमने तीनों बतला दिया। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें निबंध है, आइए पहले ये देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 का मैं दूसरा लिखा हूँ, सॉरी 8 का। इसमें संस्कृत का जो प्रश्नोत्तर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि पुरुराजा एक भारतीय नृपः आसीत। तो दूसरा है प्रश्नोत्तर संख्या 8 का तीसरा ये लिखा गया है, यानी चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। ठीक है, अब आते हैं, देखिए निबंध है। अब निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये 7 गुणे 1 यानी 7 नंबर का है, और वो जो था 8वां जो प्रश्न था वो 2 नंबर का था। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि ये मैं इसमें से कोई 4 ऑप्शन दिया गया, 4 विषय हैं, इसमें से कोई एक पे आप निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें रूपरेखा तैयार करके अच्छे से, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, 7 नंबर का आपका है, तो इसको आप लोग मिस मत करिएगा। कम से कम नियर अबाउट आप लोग क्या है 2-2.5 पेज में कम से कम लिखिएगा। मैं भी इसको लिख कर दिखा रहा हूँ, देखिए लिखा हूँ। देखिए नारी शक्ति, यहाँ पे लिख सकते प्रश्नोत्तर संख्या 9 नारी सशक्तिकरण। ठीक है, यहाँ पे उत्तर हो गया है
उत्तर के बाद लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में तैयार करेंगे 5-6 जो टॉपिक रहेगी उसको उसमें लिख सकते हैं। पहला प्रस्तावना रहेगा और दूसरा मतलब दूसरा तीसरा चौथा में कुछ भी डाल सकते हैं, लास्ट में उपसंहार ऐसा डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये लिखा हूँ, इसको एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो पहले प्रस्तावना, समाज में नारी, फिर इसको ये तो लिख सकते हैं। फिर क्या है, नारी का महत्व, फिर नारी जागरण, वह नारी शिक्षा, और उपसंहार। देखिए पहले प्रस्तावना है, प्रस्तावना इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, प्रस्तावना में लिख सकते हैं कि यह सृष्टि निरंतर चलती रहे, इसके लिए दिया है क्या है, स्पष्ट दिया है कि सृष्टि ने सभी जीवधारियों में नर और क्या मादा बनाए, और दिया है कि तदनुसार शरीर का गठन किया। दोनों के परस्पर सहयोग से ही जीवन की गाड़ी सरलता और क्या है, सुगमता से चलती रहती है। दोनों ही गाड़ी के दोनों समान ऊंचाई के पहिए हैं, जो नर नारी दोनों हैं वो दोनों, कोई एक ज़्यादा नहीं है। देखिए मैं ज़्यादा नहीं लिखा हूँ क्योंकि आप लोग और बढ़ा के लिख लीजिएगा क्योंकि बड़ा हो रहा था। ठीक है, और समाज में दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है समाज में नारी का स्थान। भारतीय दर्शन यानी संस्कृति परंपराओं में नारी को पुरुषों से भी ऊंचाई स्थान दिया गया है, यानी ऊंचा स्थान दिया गया है। मतलब यह लिख सकते हैं यत्र, या क्या है, नाम देखो दिया, नारमुस्तु पूजते पूजते रमनते तत्र, देवता नारी देवी है। मतलब ये देखिए क्या है, ये श्लोक है, वह माँ भी है, बहन भी है, और क्या है, पुत्री भी है, पर स्त्री को माता कहा गया है। मातृवत पदार रेसु, इतने उच्च स्थान पर भारतीय वाग्मय दिया है, वाग्मय लिख सकते हैं, में नारी का बखान किया गया है। जबकि क्या है, पाश्चात्य देशों में मात्र उसे उपभोग की वस्तु अथवा सुविधा की साझीदार माना गया है। ऐसा समझा जाता था। स्त्रियों को क्या है, पढ़ने का अधिकार नहीं था और बराबरी का भी अधिकार नहीं था। आज क्या है, संविधान लागू होने से बहुत से अधिकार मिल गया है, बहुत ही आरक्षण मिल रहा है, और बहुत सी चीज़ों का उनको क्या है, सुख सुविधाएं हर जाति की महिलाओं को मिल रहा है। आगे भी बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं, और क्या है, देश का कमान भी संभाल रही हैं। प्राचीन काल में नारी शिक्षित दिया है क्या, विदुषी, कर्म दिया है, कर्तव्य परायण होती थी। ज्ञान विज्ञान अध्यात्म लोकाचार किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं थी। और देखिए तीसरा ऑप्शन है नारी का महत्व। मध्यकाल आते आते नारी का स्थान, पुरुषों की स्वायत्तता, काम लोक दिया लोलुपता यानी लुप्त जैसे कह सकते हैं, आदि के कारण न केवल गिर गया बल्कि उसके अधिकारों पर दिया कुठाघात यानी कुंठाघात लिख सकते हैं, होने लगा। कार्यक्षेत्र सीमित हो गया। नारी को गंदे कपड़े की तरह बरता जाने लगा। ठीक है, साहित्यकार भी नारी को दोषों लिख सकते हैं, दोषों की खान के रूप में देखने लगे थे। अंग्रेजी नाटककार कवि तो यहाँ तक यह कह गया है कि देखिए इसको पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार क्योंकि बहुत लंबा है, पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। देखिए ये भी है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है नारी जगत वह नारी शिक्षा हेतु प्रयास, ये भी इतना है। आप लोग इसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक, पूरे अच्छे से पॉइंट, अब इसको क्या है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, रोक कर वीडियो, और देखो क्या है, ये 5वां उपसंहार है। ठीक है, मैं क्या है कम से कम 1.5 पेज में लिखा हूँ, आप लोग क्या है 2 पेज 2.5 पेज जितना आपकी कैपेसिटी है लिखने की वो लिख सकते हैं, उतने ही नंबर मिलेगा क्योंकि सबसे बड़ा ये प्रश्न है और अंक भी सबसे अधिक हैं, तो इसको लिख सकते हैं। उपसंहार में देखिए क्या है, वो सभी का निचोड़ मतलब लिख सकते हैं नीचे। यद्यपि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों व्यक्तियों द्वारा महिला उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे, तथा दिया है कि तथापि जब तक समाज अधिक जागरूक नहीं होगा और नारियों के प्रति असहिष्णुता का दृष्टिकोण नहीं त्यागेगा तब तक पर्याप्त सफलता नहीं मिलेगी। पुरुषों द्वारा महिलाओं में फूट करने की कोशिश अब भी सवर्ण
असवर्ण, अगड़े पिछड़े वर्ग आदि के माध्यम से हो रही है। आज आवश्यकता है कि पुरुष समाज अपने दृष्टिकोण को बदले, नारी को सच्चे हृदय से ऊपर उठाकर समकक्ष लाने का प्रयास करे और उसकी प्रगति में। चलिए क्या है लास्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिए क्या है लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। या उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ऐसे तो पहले ऊपर वाला पत्र तो लिखना था, लेकिन ये नीचे वाला जो नया आया है इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छे से इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, एक बार दोहरा लीजिएगा। देखिए मैं इसको लिखा हूँ, आप लोग देखिएगा। और देखिए प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 10 है। उत्तर मध्य रेलवे में निकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार हेतु शिकायती पत्र यह है। अब यहाँ पे सेवा में विभाग महाप्रबंधक लिख सकते हैं, उत्तर रेलवे दिल्ली, या कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं जिस जोन के लिखेंगे। विषय रहेगा निकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार के संदर्भ में। महोदय सविनय निवेदन है कि, मैं यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, कुछ भी नाम, कल यहाँ पे दिनांक भी लिख सकते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस कोई भी गाड़ी का नाम, रेलगाड़ी का नाम लिख सकते हैं। से दिल्ली जा रहा था या कहीं भी जा रहा था वो लिख सकते हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, एक बच्चा भी था। ऐसे तो आप लोगों को कोई बच्चा नहीं होगा, लेकिन क्या लिख सकते हैं, ये तो क्या है लिखना ही पड़ेगा। एक क्या है अमेजिंग है, सोचना है, मतलब इसको है। यह घटना रात 9 बजे की है, रामपुर जंक्शन के आसपास। ठीक निरीक्षक, ठीक है, टिकट निरीक्षक, सॉरी टीटी जिसको कहते हैं, टिकट निरीक्षक, जो भी नाम यहाँ पे कुछ दे सकते हैं, यहाँ पे रमेश वर्मा या कुछ भी और भी दे सकते हैं। मेरे पास आकर और टिकट दिखाने को कहा। मैंने अपना और अपनी पत्नी का टिकट दिखाया, तभी वे बोले कि अपने बच्चे का भी टिकट दिखाओ। मैं बोला कि 5 वर्ष से छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगता है, क्योंकि मेरा बच्चा 5 वर्ष से कम आयु का है। ठीक है, सॉरी देख लीजिए अच्छे से इसको, ठीक है, आयु का है, ऐसे देखिए। फिर देखिए क्या है, आयु का है। इतना सुनते ही वो आग बबूला हो गए और मुझसे व मेरी पत्नी से अभद्र व्यवहार करने लगे। अतः आपसे अनुरोध है कि टिकट निरीक्षक के विरुद्ध अवश्य ही कार्रवाई करें, ताकि दूसरे यात्रियों को ऐसी समस्या न हो। धन्यवाद। दिनांक यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी अपना दिनांक लिख लीजिएगा। यहाँ पे भौदी लिख सकते हैं अपना, ऐसे तो नाम तो कोई ज़रूरी नहीं लिखना है, वहाँ पे XYZ अपना कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। और सभी क्या है कि सभी पेज पे जो लास्ट जो रहेगा, जैसे सभी पेज पे अपना रोल नंबर नीचे लिखते जाइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे क्या लास्ट आ रहा है तो इस पर क्या है रोल नंबर अपना लिखते जाइएगा, जो भी है पूरे पेज पे। और अच्छे से कापी भरिएगा, उसको पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, पेपर को पूरे क्या है लिखिएगा, एक भी प्रश्न छूटे ना। मैं आप लोगों को क्या है पहले से ही धन्यवाद देता हूँ। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। जाकर पूरे पेपर को फाड़ डालिए। अब फाड़िएगा मतलब पेपर को अच्छे से करिएगा, धुआं कर दीजिएगा, उसको जलाइएगा मत। कहने का मतलब है कि अच्छे से पेपर पूरा करिएगा, पूरे का पूरे 70 का 70 नंबर आपका है, ठीक है। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, शुभ जर्नी।